Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to check out lesson 7, law relating to crime and its procedure. ये जो लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर है, जो पहले हम लोग इसको कहते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कह नहीं सकते सर। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो रिपील हो चुका है। तो रिपील अगर हो चुका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पे हम लोग तीन नया कानून देखने वाले हैं। एक है आईपीसी का कानून, जो हम लोगों ने रिपील करके एक नया कानून हम लोगों ने लाए, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस कहेंगे हम लोग इसको। क्या कहेंगे? बीएनएस। ठीक है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग कहने वाले हैं वो है भारतीय नागरिक। देखो अच्छे से, एक है भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, 2023 बीएनएसएस कहेंगे, जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम लोगों ने रिपील करके बीएनएसएस लाए। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको हम लोगों ने रिपील करके लाए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। साक्ष्य मतलब क्या होता है? साक्ष्य सर, हाँ जी, साक्ष्य तुम्हारे पास साक्षी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है? तो वही एविडेंस, साक्ष्य जो है वो है एविडेंस। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए हम लोग कहेंगे इसको। तो ये तीन ब्यूटीफुल लॉ हम लोग देखने वाले। तुमको टेंशन हो रहा होगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही ईजी कानून है। सर चेंज क्यों किया गया है सर, बताइए ना। सिंपल चीज बताता हूँ भैया, हमारा जो इंडियन पेनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, ये पूरा ब्रिटिशर्स के देन थे हमारे पास। और ये जितने भी कोड वगैरह है ना, इसमें बहुत नुकसानदायक चीज़ें थे। ठीक है, जो कि इंडियन कम्युनिटी एंड इंडियन जियोग्राफी एंड इंडियन ऑडियंस के ऊपर, इंडियन ऑडियंस या फिर सिटीजन्स के ऊपर जो है ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था ये सारा कानून। ठीक है, एंड ऑल्सो देखो, हर एक कंट्री का ना जजमेंट देने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जजमेंट देने का तरीका, रशिया का जजमेंट देने का तरीका अलग है, फिर नॉर्थ कोरिया का जजमेंट देने का तरीका अलग है। नॉर्थ कोरिया में तुम चले जाओ भाई मेरे, उनका जजमेंट सीधा कैपिटल पनिशमेंट होता है। तुम छोटे मोटे चीज कर लो, कैपिटल पनिशमेंट तुमको। इंडिया में हम बेसिकली बताया जाए तो कोई भी इंडिविजुअल अगर क्राइम कर रहा है तो उसको सुधारने का मौका जो है वो हम लोग देते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि क्राइम करने वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा दोषी नहीं होता, क्राइम वो बहुत बड़ा दोषी होता है। और क्राइम को चेंज करने का, उस मेंटालिटी को चेंज करने का, ह्यूमन बींग्स को चेंज करने का वही एक मार्ग है जो सबको अपनाना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति का क्राइम कर रहा और सबको कैपिटल पनिशमेंट दे दे, सबको रिगरस पनिशमेंट दे दे। लेकिन हम लोग उसको चेंज, उस इंसान को एक नया इंसान बनाने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। जैसे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है अंडर बीएनएस, तो वहाँ पर आपको देखो, आप लोग देखोगे डेथ पेनल्टी जो है वो है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, फिर फॉर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर फाइन, फिर है कम्युनिटी सर्विस। ये जो कम्युनिटी सर्विस है, न्यू एडिशनल बीएनएस, ये है कि तुमने अगर किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्राइम किया जो कि इसके अंडर में आता है, तो तुमको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बताओ? कम्युनिटी सर्विस करने के लिए। पिटी थेफ्ट पकड़ लो, आपने 5,000 रुपए से कम रुपए जो है तुमने चोरी किया है, ठीक है, कम रुपए तुमने चोरी किया, तो तुमको कम्युनिटी सर्विस पे लगा सकते हैं वो लोग। ये हम लोग डिटेल जाएंगे, हम सब अभी ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये बीएनएस में लिखा गया है या फिर ये न्यू लॉस जो है वो डिफरेंट कैसे है पुराने लॉस से। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। और देखो, कम्युनिटी सर्विस, पनिशमेंट इन्वॉल्विंग वर्क दैट बेनिफिट्स दी कम्युनिटी। कम्युनिटी सर्विस से ही तुमको पता चलता है कि तुमने किसी भी प्रकार का पिटी क्राइम किया तो तुमको पकड़ के हम लोग कम्युनिटी के भलाई के लिए कुछ काम जो है वो चाहिए होता है लोगों को काम करवाने के लिए, तो उन कामों में तुमको लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, विदाउट पे। उसके बाद है एम एट रिहैबिलिटेशन एंड रिड्यूसिंग प्रिजन बर्डन फॉर माइनर ऑफेंसेस। अगर आपने छोटा मोटा ऑफेंस कर रखा है तो तुमको
हम लोग प्रिजन बर्डन से कम कर देंगे। कोई भी छोटा मोटा काम तुमने कर मतलब पाप काम कर लिया होता तो तुमको सीधा इम्प्रिजनमेंट मिल जाता। समझ में आ रहा है ना वो। अब कैपिटल पनिशमेंट है, तुमको टेंशन नहीं लेना है। तुम सोच रहे हो कि सर इसका मतलब तो ये है कि सर कोई भी बंदा जो है कुछ भी एक घिनौना काम करके निकल जा सकता है, क्राइम कम हो चुका है, क्राइम का पनिशमेंट कम हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। मर्डर कर रहे हो तुम, कैपिटल पनिशमेंट तुमको मिलेगा। मॉब लिंचिंग कर रहे हो तुम, कैपिटल पनिशमेंट तुमको मिलेगा। टेररिज्म है, कैपिटल पनिशमेंट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है रिजल्टिंग इन डेथ, फिर तुमको भी मिलेगा डेथ। फिर है डकॉइटी विथ मर्डर, डेथ मिलेगा। वेजरिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेथ मिलेगा। अबेटिंग म्यूटिनी इफ म्यूटी ऑकर्स, ये तुमको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। फिर है गिविंग फॉल्स एविडेंस लीडिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, डेथ पेनल्टी। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ माइनर। अबेटमेंट सर यहाँ पे बहुत ज्यादा अबेटमेंट देखने को मिल रहा है। सिर्फ ये वर्ड का तात्पर्य बता दो। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना। तुम किसी को उकसा रहे हो सुसाइड करने के लिए और सुसाइड कर लिया वो बंदा, माइनर है, इंसेन पर्सन है, ठीक है। फिर है डेथ, तुमको मिलेगा डेथ। फिर अटेम्प्टेड मर्डर बाई अ लाइफ कॉन्विक्ट इफ हर्ट इज कॉस्ट। ये सारा चीज तुमको एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग देखने वाले। तो डेथ पनिशमेंट तो है ही, लेकिन उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज भी बोला गया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ पनिशमेंट आप लोग दे दो तब अच्छा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है सर? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है ट्रिपल मर्डर कर लिया तुमने, ट्रिपल मर्डर। तो तुमको भी देखो किसी का जान, ऑब्वियसली हम लोग एक सिस्टम तो अपने को बनाना है ना भाई मेरे। कंट्री में अगर एक सिस्टम हम लोग नहीं बनाएंगे तो कोई भी बंदा किसी को भी मार सकता है, राइट। अब ये जज के ऊपर है कि वो डिसाइड करेंगे कितना बुरा काम, कितना बुरा, किस प्रकार से और किस मोटिव से कोई किसी का मर्डर करता है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो जेलिसी के हिसाब से, पकड़ लो जेलस, कोई बंदा जेलस था, किसी भी कारणवश अपने सिबलिंग का मर्डर कर दिया जेलसी की वजह से, ठीक है। तो इसको क्या कैपिटल पनिशमेंट देना सही रहेगा या फिर उसका मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट करना ज्यादा सही रहेगा? मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसको वो मेंटली कैपेबल नहीं है कि वो अपने सिर्फ इतना माइनर चीज जेलिसी के कारण वो किसी भी सिबलिंग, उसके सिबलिंग को उसने किल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जेलिसी के कारण, प्यार का कोई कमी था उसको घर में, ये हो चुका है एक चीज। दूसरा चीज ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल और एक केस तुमको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी का तुम मर्डर कर रहे हो फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, तुम्हारा हवस मिटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी का गलत फायदा उठा के तुमने उसको मर्डर कर दिया, तो तुम्हारा इंटेंशन देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे कि तुम कितना ज्यादा ईवल हो सकते हो। तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होता है ना, वहीं पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। बाकी जो है तुम कोशिश करो, देखो अगर हाँ किसी ने किसी को मार दिया, ऑब्वियसली मार दिया जेलिसी की वजह से या फिर किसी भी कारणवश किसी का जान लेना तो सही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, नॉर्मल केस है तो। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, तभी जाके तुम जान लेते हो। क्योंकि जान लेना, किसी का जान, हम अगर किसी का जान बचा नहीं सकते, फॉर एग्जांपल किसी को हम लोग जान दे नहीं सकते, किसी को हम लोग जो है क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम लोग किसी को डिस्ट्रॉय करने का जो अधिकार है वो भी अपने को बहुत सोच समझ के यूज़ करना होता है। तो किसी का एकदम ही जान ले लेना, ठीक है, वो बहुत सीरियस जो है केसेस में ही पॉसिबल हो पाता है। एक बहुत मज़ेदार केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका मैंने एक रील बनाया, बहुत ब्यूटीफुल रील बनाया है, और मैंने यूट्यूब के ऊपर भी लॉन्च किया है एंड इंस्टाग्राम के ऊपर भी लॉन्च किया। वो एक बार चेकआउट कर लो, यही है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही बढ़िया रील है। तो ये तुम्हारा जो चेंजेस आया है यहाँ पे, ज़्यादातर तुमको देखने को मिलेगा कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है कि तुमने छोटा मोटा क्राइम अगर किया तो तुमको कम्युनिटी सर्विस करने को मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये यूएस वगैरह पे ये देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई मेरे, सीधा आएंगे चैप्टर 7 लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। अब आप बताओगे सर आपने बेसिक ही नहीं कराया और सीधा चले गए सर क्राइम पे। तो हम लोग बेसिक धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि क्राइम होता क्या है, कि भाई मेरे क्राइम जो है ये होता क्या है। क्राइम इज एसेंशियली क्या है? एक रॉन्ग है जो सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाता है, एक कार्य है, एसेंशियली एक एक्ट है जो कि रॉन्ग है, जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, वो होता है क्राइम, ठीक है। क्राइम इज एसेंशियली अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज एन एक्ट
दैट द स्टेट डिफाइंस एज पनिशेबल। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट डिफाइंस पनिशेबल, ये होता है तुम्हारा क्राइम। क्राइम मतलब फिर से बता दो, कोई भी रॉन्ग कार्य, कोई भी रॉन्ग एक्ट जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है एंड स्टेट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से स्टेट डिफाइन करता है उसको एज अ पनिशेबल ऑफेंस, एज अ पनिशेबल ऑफेंस, उसको हम लोग कहेंगे क्राइम। एज पनिशेबल उसको हम लोग कहेंगे क्राइम। चलो, इट अराइजेस, कब अराइज होता है? व्हेन रूल्स आर सेट बाय सोसाइटी या फिर स्टेट एंड समवन ब्रेक्स देम। सोसाइटी एंड स्टेट क्या करता है? रूल बनाता है और कोई अगर उसको तोड़ दे, कोई अगर रूल को ब्रेक कर दे, वो हो जाता है क्राइम। फिर क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट्स सोशल इंटरेस्ट, स्पेशली द सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड प्रॉपर्टी। क्रिमिनल लॉ लाया क्यों गया है बताओ? क्राइम को रोकने के लिए। और क्राइम अगर कर दिए तो उसका पनिशमेंट क्या होगा वो भी तो तुमको जानना है, राइट? तो इसलिए क्रिमिनल लॉ जो है वो अपने को जानना है, क्रिमिनल लॉ अपने को पढ़ना है, सो दैट हम लोग जान पाए। क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट, तो सोसाइटी के पीपल जो है उनके अगेंस्ट, या फिर सोसाइटी के प्रॉपर्टीज जो है उनके अगेंस्ट किसी ने भी कोई भी किसी प्रकार का रॉन्ग अगर कार्य कर दिया तो उसको किस हिसाब से पनिशमेंट मिलने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? एंड किसको एक्चुअली हम लोग किस चीज को क्राइम कह रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे इन डिटेल। तो क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट करता है सोशल इंटरेस्ट, स्पेशली द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड द प्रॉपर्टी। व्हाट काउंट्स एज अ क्राइम कैन चेंज ओवर टाइम। जैसे जैसे वक्त और हालात बदलते रहते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, क्राइम क्या है उसका डेफिनेशन भी चेंज होता है। एंड बिटवीन सोसाइटीज, एंड सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड भी करता है कि क्राइम है क्या। लॉ डिफाइंस व्हाट इज अ क्राइम, लॉ डिफाइंस व्हाट इज अ क्राइम। तो हर टाइम पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा क्राइम का डेफिनेशन चेंज होगा, क्राइम का डेफिनेशन चेंज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आपको बताएं तो पहले, बहुत पहले जो है ना, नाबालिग बच्चों को शादी कराया जाता था, ठीक है, बहुत पहले। अब ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी के ऊपर लागू नहीं है, ये आपका पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू है। आप लोग देखोगे हर जगह पे, आप लोग देखोगे कि ये रिचुअल जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम में था ही था कि जो बच्चियां होते थे ना उनको शादी कराया जाता था। अब छोटे छोटे बच्चों को शादी कराया जा सकता है, या फिर छोटी बच्ची एंड बड़ा लड़का इसके साथ शादी किया जा सकता है, या फिर, ठीक है, बेसिकली इसी प्रकार का होता है। यही दो डिवीजन था नॉर्मली, या तो छोटे छोटे बच्चों को शादी जिसको हम लोग कहते थे बाल विवाह, या फिर आपका कहो क्या, छोटे बच्चे जो है नाबालिग है उनको शादी करवा देना किसी जो है बड़े इंसान के साथ, ठीक है। वो एज गैप पकड़ लो 28 ईयर्स 30 ईयर्स का एज गैप है पकड़ लो फॉर एग्जांपल, या फिर 20 का एज गैप है पकड़ लो, तो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये पहले, और एज गैप कोई मैटर नहीं करता, कोई भी बंदा 30 साल का हो सकता है, 60 साल के जो है वीमेन के साथ वो शादी कर सकता है, ये तो पॉसिबल है। बट बालिग नाबालिग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 18 एज जो है ये एक पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, एज 22 का एक पैरामीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग पैरामीटर्स लगाते हैं कि कौन किस टाइम पे शादी करना अलाउड है एज पर सोसाइटी, एज पर लॉ। तो पहले जो है ना, पहले अगर आप हम लोग देखें तो 8 साल में शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो एट दैट टाइम क्राइम नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर तुम 8 साल में शादी कर रहे हो, क्या ये क्राइम है? किसी भी लड़की का, गर्ल चाइल्ड का पकड़ लो, शादी करवा देना 8 साल की उम्र में, क्या ये क्राइम है? आंसर है यस, इट कम्स अंडर क्राइम। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्राइम का डेफिनेशन है ना ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड भी करता है। लॉ डिफाइन करता है कि क्राइम क्या है एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट एवरी अदर सोसाइटी। हर अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग जो है लॉ रहेगा। सोसाइटी इन ए सेंस अगर हम लोग देखो, सोसाइटी इन ए सेंस अगर हम लोग बताएं, एक कंट्री में भी बहुत सारे प्रकार के सोसाइटीज हैं, सबका अलग अलग कानून हो सकता है। बट इन ब्रॉड जो हम लोग सोसाइटी इन ए सेंस ले रहे हैं,
फॉर टाइम बीइंग हम लोग एज अ कंट्री पकड़ रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि कंट्री में तो भैया पूरा इंडिया में जो लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे भी लागू होने वाला है कुछ दिन बाद, तुमको देखने को मिल जाएगा, कानून सेम हो जाएगा सबके लिए, समझ में आ रहा है ना। तो जो लॉ सेट किया गया है बाय इंडिया, ठीक है, वो कानून जो है वो डिफाइन करेगा क्राइम होता क्या है, क्राइम होता क्या है, क्राइम होता क्या है, और ये पूरे कंट्री के ऊपर लागू होगा, अंडरस्टूड। लेकिन थोड़ा अलग सोसाइटी अगर हम लोग ले, सोसाइटी को थोड़ा ब्रॉडर लेते हैं ना हम लोग, सोसाइटी को हम लोग एज ए कंट्री लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में जो रूल्स है क्राइम का, चाइना में जो रूल्स है क्राइम का, यूएस में जो रूल्स है क्राइम का, सबका रूल्स रूल्स अलग अलग है ना। कुछ रूल्स ऐसे हैं यूएस में जो क्राइम, इसको हम लोग क्राइम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन वही उसी प्रकार इंडियन सोसाइटी में हम लोग उसको क्राइम मानते हैं डेफिनेटली। कोई ऐसा रूल रहेगा, कोई ऐसा रूल है इंडिया में जिसको हम लोग क्राइम नहीं मानते, लेकिन उसी रूल को नॉर्थ कोरिया में एज ए क्राइम माना जाता है। तो जियोग्राफी टू जियोग्राफी, एरिया टू एरिया, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता रहता है क्राइम का डेफिनेशन। क्राइम का डेफिनेशन कौन सेट करता है? वो सेट करता है उस पर्टिकुलर जगह का। अब उसको किस प्रकार से तुम डिस्क्राइब कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम उसको एज ए कंट्री डिस्क्राइब कर सकते हो, को एक सोसाइटी डिस्क्राइब कर सकते हो, एक पर्टिकुलर जियोग्राफी के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो। इस प्रकार से भी तुम डिस्क्राइब कर सकते हो। जो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन रहेगा वो लोग पकड़ लो एज अ सोसाइटी, अगर हम लोग ले जो यहाँ पे लिखा है, वो लोग जो लॉ सेट करेंगे वही उस लॉ में लिखा होगा कि क्राइम होता क्या है। या फिर अगर इस सोसाइटी को हम लोग कंट्री के हिसाब से ले ले, जो इंडिया डिसाइड करेगा क्राइम क्या होता है, वो इंडिया में हर नागरिक को फॉलो करना होगा वो क्राइम क्या होता है। अब ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहेगा, टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 500 साल पहले जो नियम था वो सेम नियम आज लागू नहीं है, है ना। 8 साल में 6 साल में तुम शादी, ऐसा तो शादी हो नहीं सकता। 12 साल 13 साल में शादी कर लेना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बाल विवाह तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? वो क्राइम हो जाएगा। अब क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ऑफेंस एंड सिविल ऑफेंस हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखो इसको तुम ना टैटू बना लो हाथ में। क्यों टैटू बनाना है सर? क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस एंड सिविल ऑफेंस तुम भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे, और बहुत बार भूलने वाले हो तुम। और इससे बचने के लिए तुमको बहुत अच्छे से इसको समझना है। क्रिमिनल ऑफेंस सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं, पूरा सोसाइटी को, जिस तुम्हारा कोई भी एक्ट से पूरे सोसाइटी को दिक्कत हो, पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट तुम जाके कुछ काम कर दो, वो होता है क्रिमिनल ऑफेंस। जिससे सोसाइटी को हार्म हो जाए, जिससे सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी को नुकसान पहुंच जाए, सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके तुम काम कर रहे हो, सोसाइटी को इफेक्ट हो जाए, ठीक है, वो होता है क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो बहुत सीरियस होते हैं, जो बहुत सीरियस होते हैं। एंड सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग होता है आपका इंडिविजुअल के अगेंस्ट तुम कुछ कर रहे हो, किसी भी एक इंसान के अगेंस्ट अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्ट कर रहे हो, कोई भी रॉन्ग काम कर रहे हो किसी भी इंसान के अगेंस्ट, वो बन जाएगा सिविल रॉन्ग। और अगर तुम पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट कोई रॉन्ग काम कर रहे हो, वो बन जाएगा तुम्हारा क्रिमिनल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, फॉर एग्जाम्पल रेप, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सारे क्या है? क्रिमिनल ऑफेंसेस। समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। सिविल रॉन्ग मतलब सर? सिविल रॉन्ग छोटा मोटा चीज। सिविल रॉन्ग जैसे कि सिविल रॉन्ग पकड़ लो, तुमने किसी का पर्स चोरी कर लिया, ठीक है, किसी का तुमने पर्स चोरी कर लिया तुमने, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी का पर्स चोरी कर लिया, पॉकेट मार लिया तुमने, इंडिविजुअल बंदे को हार्म हो रहा है कि नहीं? उसके अलावा मैं तुमको और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल तुमने बहुत सारे हैं, मतलब वैसे तो डे टू डे लाइफ में जितनी भी तुम्हारा झगड़ा होता है ना, वो सिविल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी के कार पार्किंग स्पेस में अपना कार पार्क कर दिए, सिविल मैटर है। किसी का पार्किंग स्पेस तुमने छीन लिया, सोसाइटी के अंदर पार्किंग स्पेस सबका अलग अलग होता है, तुमने किसी का छीन लिया, तुमने किसी की जगह पे तुमने पार्क कर लिया कार, सिविल मैटर है, सिविल केस है। झगड़ा होगा तो सिविल होगा, किसी के इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है हार्म। तो ये छोटे मोटे चीज़ है। तुम्हारा पकड़ लो, तुम्हारा गाय घर से निकल के किसी दूसरे के फार्म में जाके वहां पे जितने भी अनाज थे उसको सब चाट लिया, सब जो है वो खा लिया गाय ने।
सिविल मैटर है, समझ में आ रहा है, क्रिमिनल मैटर नहीं है ये। क्रिमिनल ऑफेंसेस सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है एंड सिविल मैटर्स इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? डिफरेंस मैंने समझा दिया, और जिंदगी में मत भूलना है, और कभी भी मुझको पूछना नहीं है कि सर सिविल मैटर क्या होता है, क्रिमिनल मैटर क्या होता है। नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूछना नहीं है, क्योंकि तुम अपने दिल और दिमाग में इसको बिठा लो अभी के अभी। अब हम लोग देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। इसने रिपील किया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने इसे रिपील किया हमारे प्यारे इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में हमेशा अपने को पेनल्टी देखने को मिलता था कि किसी ने किसी प्रकार का ऑफेंस कर दिया तो उसको क्या पेनल्टी मिलेगा। किसी ने किसी को चीट किया, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, ठीक है, फिर आपका बहुत सारे क्राइम है, ठीक है, फ्रॉडरी कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्राइम अगर तुम कर रहे हो, वो सारे क्राइम्स के तुम्हारा पेनल्टी क्या होता है वो आपको देखने को मिलता था, जो हमने अब चेंज कर दिया। इसको हम लोग बताया भारतीय न्याय संहिता हम लोग कहेंगे इसको 2023। दिस इज इंडियाज मेन पेनल लॉ, ठीक है। इट डिफाइंस वेरियस एक्ट्स कंसिडर्ड एज ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर देम। अलग अलग कार्य को, एक्ट को वो ऑफेंस घोषित करता है ये वाला एक्ट, एंड उसी ऑफेंस के हिसाब से पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करता है। BNS doesn't define crime but defines offenses। BNS ऑफेंस डिफाइन करता है, ना कि क्राइम को। ऑफेंस एंड क्राइम में डिफरेंस क्या है सर? फिर ऑफेंस एंड क्राइम में डिफरेंस क्या है बताओ ना। हाँ जी बताओ। ऑफेंस एंड क्राइम जो है ना इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही हल्का एक डिफरेंस है। ऑफेंस जो है ना, ऑफेंस तुम कुछ भी काम कर लो, कोई भी इंसान को वो ऑफेंस लग सकता है, ठीक है। ऑफेंस जो है ना वो किसी के अगेंस्ट में तुमने कुछ कर लिया, मतलब किसी को कोई चीज पसंद नहीं आया तो वो ऑफेंस हो सकता है। तो ऑफेंसिव जो है ये बहुत कॉमन चीज है होना, एंड क्राइम करना दैट इज अ डिफरेंट स्टफ, दैट इज अ मोर सीरियस स्टफ, ठीक है। लेकिन क्राइम एंड ऑफेंस को हम लोग बार बार इंटरचेंजेबली हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको और अच्छे से अगर हम लोग समझे, इसको और अच्छे से अगर हम लोग समझे क्राइम एंड ऑफेंस के बीच में डिफरेंस, तो ये जो ऑफेंस है ना आपका, ये एक ब्रॉडर टर्म है। क्या है बताओ? ऑफेंस, किसी को कुछ भी ऑफेंस लग सकता हो है, ये ब्रॉडर है, ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, ब्रॉडर टर्म है, बस इस बात का ध्यान रखना। ऑफेंस ब्रॉडर टर्म है, लेकिन क्राइम जो है ना ये भी एक प्रकार का ऑफेंस ही है, ये भी एक प्रकार का ऑफेंस ही है, लेकिन ये सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर। क्या ये समझे? हाँ जी। तो पेनल कोड ऑफेंस को डिफाइन करता है, मोर ब्रॉडर, समझे। सीधा क्राइम को डिफाइन नहीं करता पेनल कोड BNS हमारा जो, अच्छा पेनल कोड तो है नहीं, पेनल लॉ कहेंगे हम लोग, सॉरी, क्योंकि पेनल कोड पढ़ाते अब तो वो हैबिट हो चुका है ना। अब हम लोग सबको ना पेनल कोड नहीं कहना है भाई मेरे, पेनल लॉ कहना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ है। भारतीय न्याय संहिता, वो इंडियन पेनल कोड हट चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसका अस्तित्व मिट चुका है उसका, समझ में आ रहा है ना। ये क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, एज अ थिंग मेड पनिशेबल बाय BNS द टर्म क्राइम एंड ऑफेंस आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये ऑफेंस इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं। इट मॉडर्नाइज द ओल्ड IPC addressing new issues like cyber crime, organized crime, terrorism and refining definitions। तो नया नया इश्यूज को हम लोग केटर करते हैं कहाँ पे? भारतीय न्याय संहिता में, जो कि साइबर क्राइम जो पहले इंडियन पेनल कोड में था नहीं, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज कर रहे हो तुम कोई क्राइम, फिर टेररिज्म भी, फिर और जो बहुत सारे डेफिनेशंस है ना उसको भी हम लोग रिफाइन करते हैं कि डेफिनेशंस जो है
उसको हम लोग और ब्रॉडर करते हैं, उसको हम लोग बेटर करते हैं, नए नए चीज़ जो है वो हम लोग घुसाते हैं डेफिनेशंस के अंदर। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशंस को जो है बढ़ावा, रिफाइनमेंट मिला है, साइबर क्राइम इंक्लूजन हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्लूजन हुआ है, टेररिज्म भी इंक्लूजन हुआ है इन द भारतीय न्याय संहिता। गॉट इट? अच्छा, एम्स फॉर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, एफिशिएंसी एंड रेलेवेंस इन टुडेस वर्ल्ड। आज के दुनिया में रेलेवेंसी के हिसाब से हम लोग भारतीय न्याय संहिता को ड्राफ्ट की है। क्या ये समझ में आ रहा है? जो रेलेवेंट है आज के दिन में। फिर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या बताओ? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है BNSS। क्या बताओ? BNSS। ये है रिप्लेसमेंट आपका बहुत ही प्यारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। क्या ये समझ में आ रहा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का रिप्लेसमेंट आ चुका है जो कि है BNSS, जिसको हम लोग कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है? अच्छा, क्या बताया गया है यहां पे सर? दिस इज द प्रोसीजरल लॉ। ऑब्वियसली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था वो क्या था? प्रोसीजरल लॉ था ना। प्रोसीजरल लॉ मतलब सीधा चीज ये है कि अगर क्राइम हुआ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद केस कैसे फाइल होते हैं, FIR कैसे फाइल होता है, फिर जज उस केस को आगे कैसे फॉरवर्ड करते हैं, पुलिस ऑफिसर जज तक केस को पहुंचाता है कैसे, जज फिर ट्रायल कैसे बिगिन करता है, फिर जजमेंट कैसे आता है। ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर। ठीक है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देखो ना पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब हम लोग कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस बात का याद रखना, संगीता मत करना, संहिता है। फिर देखो, दिस इज द प्रोसीजरल लॉ दैट आउटलाइंस हाउ क्रिमिनल केसेस आर इन्वेस्टिगेटेड, ट्राइड एंड ऑफेंडर्स आर एप्रीहेंडेड। इट इम्प्लीमेंट्स द BNS। ऑब्वियसली इंडियन पेनल कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा BNS में, क्योंकि ये प्रोसीजर है। एक बार प्रोसीजर हो जाए, एक बार पता चल जाए कि किस प्रकार से क्राइम हुआ, कैसे क्राइम हुआ, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग? पेनल्टी लगाएंगे ना। तो पेनल्टी कहाँ पे लिखा होता है? BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, जो कि है इंडियन पेनल कोड का नया रूप। समझ में आ चुका है? फिर है इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर, मेक देम विक्टिम सेंट्रिक, integrate technology like digital evidences, speed up trials and ensures fairness। तो आज धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है ना, सब कुछ मॉडर्न होना है, और ये भी, इसको भी मॉडर्न होना ही है। यहाँ पे हम लोग डिजिटल एविडेंसेस भी एज एन एविडेंस मानते हैं। पहले भी माना जाता था लेकिन उसका स्कोप बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। ट्रायल्स को हम लोग और स्पीडी तरीके से लेकर जाते हैं एंड फेयरनेस को इंश्योर करते हैं। क्या सर पहले फेयरनेस नहीं था? क्या फेयरनेस पहले भी था? ये सब करने के बाद हम लोग फेयरनेस को भी एक बार मौका दे देते हैं, इंश्योर फेयरनेस। तो फेयरनेस तो ऑब्वियसली होता ही है, और ये विक्टिम सेंट्रिक होता है। ठीक है? ये होता है विक्टिम सेंट्रिक, मतलब जो विक्टिम है उसको न्याय जल्द से जल्द मिल पाए, उस हिसाब से ये प्रोसीजर को लाया गया, विक्टिम सेंट्रिक। समझ में आ रहा है? वरना इंडिया क्या था पहले, अभी भी है। अब कितना चेंजेस आएगा वो तो धीरे धीरे अगले 5 से 10 साल में पता चलेगा। ठीक है? इंडिया क्या था बताओ ना? इंडिया था अपीलों का देश। अपील, तुमने क्राइम किया, लोअर कोर्ट ने सुनाया, जजमेंट तुमको पसंद नहीं आया, तुम सीधा चले गए ऊपर कोर्ट का पसंद नहीं आएगा, उसके बाद ऊपर चले गए। ये प्रोसीजर तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा ट्रायल्स को ज्यादा स्पीड कर दिया गया है, प्रोसीजर जो है इसको फास्ट कर दिया गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्रोसीजरल? एडजेक्टिव है प्रोसीजरल लॉ। इट ऑल्सो कंटेन सम सब्सटेंसिव प्रोविजंस रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर। तो प्रोसीजरल क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है ना, एक प्रकार का काम है, कार्य है, एडजेक्टिव है। देखो फिर, कंपनी सेक्रेटरीज नीड बेसिक familiarity especially regarding liabilities of directors and officers under various laws। ठीक है? तो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स का क्या क्या लाइबिलिटी रहेगा वो उनको जान लेना है, सो दैट वो उनको सतर्क कर पाए। फिर है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ BNS। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ BNS देखेंगे, पूरे इंडिया में ये लागू है। द जियोग्राफिकल एरिया एंड सब्जेक्ट मैटर अ लॉ अप्लाइज टू इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इनसाइड इंडिया। ठीक है? फिर BNS अप्लाइज टू एनी पर्सन, इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, हु कमिट्स एनी ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर द लॉ अप्लाइज इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रैंक एंड एक्सेट्रा। तो लॉ जो है सबके ऊपर बिना किसी भेदभाव से जो है आपके ऊपर लागू होगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके उसके बाद है एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कह सकते हो हम लोग, आउटसाइड इंडिया भी लागू है। कैसे? बीएनएस ऑल्सो अप्लाइज टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इन सर्टेन केसेस, जैसे कि बाय एन इंडियन सिटीजन एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन या फिर एनी पर्सन ऑन द शिप एयरक्राफ्ट registered in India, any person targets a computer resources located in India, any person liable under the Indian law for an offense committed beyond India। ठीक है, तो ये एक एक करके समझेंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला वर्ड है कि अगर तुम इंडियन सिटीजन हो और तुम बाहर रह रहे हो तब भी तुम्हारे ऊपर ये लागू होगा। अगर तुम इंडिया के किसी शिप में, इंडिया के किसी एयरक्राफ्ट में, या फिर हाँ इंडिया के शिप एंड एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, जो कि रजिस्टर्ड है, पकड़ लो तुम्हारा कोई भी शिप एंड एयरक्राफ्ट हो सकता है, पकड़ लो तुम्हारा एयरक्राफ्ट में क्या है, एयरक्राफ्ट में तो कितने सारे एयरक्राफ्ट है, तुम्हारा एयर इंडिया है, फिर विस्तारा है, तो जेट एयरवेज है, तो ये सारे जो है ना, ये सारे एयरक्राफ्ट्स है। इसमें अगर तुमने क्राइम किया, तुम कह नहीं सकते ना मैं तो हवा में था जब मैं क्राइम कर रहा था, मैं इंडिया की धरती में कब था, मैं तो लॉ ऑफ लैंड जो है वो तो लैंड का लॉ है, हवा का थोड़ी ना लॉ है। हम तो हवा में थे, हम तो पानी में थे, शिप में थे, तब भी तुम्हारे ऊपर लागू होगा अगर वो शिप, वो एयरक्राफ्ट इंडियन रजिस्टर्ड है तो। फिर एनी इंसान, ठीक है, जो कोई टारगेट कर रहा है कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि साइबर टेररिज्म जो होता है ना, वो क्या होता है, एक कंट्री का जो है तुम्हारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, जिसको हम लोग बहुत नामों से जानते हैं, वो क्या करते हैं, साइबर टेररिस्ट कहते हैं हम लोग उसको। वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे कंट्री के बैंक को हैक करने की कोशिश करते हैं, फिर तुम्हारे पब्लिक की प्राइवेट इंफॉर्मेशंस को हैक करने की कोशिश करते हैं। वो सारा क्या है, वो सारा हैकिंग है। तो एनी पर्सन जो इंडिया के बाहर, पकड़ लो पाकिस्तान का कोई इंसान, अगर तो वो टारगेट कर रहा है किसी प्रकार के कंप्यूटर रिसोर्सेज जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, बाहर से अटैक कर रहे हैं, तो भैया तुमको हम लोग पकड़ के लेकर आएंगे इंडिया में, पनिशमेंट देंगे। ठीक है, एनी पर्सन लाइबल अंडर इंडियन लॉ, कोई भी इंसान जो इंडियन लॉ के अंदर लाइबल है वो भी पनिशमेंट उसको मिलेगा अंडर दी बीएनएस। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इंडिया में तो है ही लागू, ऑल्सो एट द सेम टाइम बाहर भी लागू है। क्या ये समझ में आया? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एग्जेम्पशंस फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन। किन किन को बीएनएस जो है छू नहीं सकता? पहला है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। एक बात याद रखना, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है ना, वो अपने ऑफिस के दौरान ये बीएनएस जो है वो कुछ कर नहीं सकता, बीएनएस उनके ऊपर लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये कि उन्होंने अगर किसी को मर्डर भी कर दिया तो भी उनके ऊपर लागू नहीं होगा बीएनएस। क्या ये समझे? ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। फॉरेन सॉवरेन्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन सॉवरेन्स अगर है तो उनके ऊपर लागू नहीं है। एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, उनके ऊपर भी लागू नहीं है। ठीक है, फिर ये 3 तुमको अच्छे से याद रखना है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उसने अगर किसी का मर्डर कर दिया इंडिया में तो उसको भी छूट मिलेगा, बीएनएस के अंदर उसको नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ही इज अ फॉरेन सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। सर और एग्जांपल दीजिए ना फॉरेन सॉवरेन्स का। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताऊं तो जैसे कि किंग चार्ल्स III यूनाइटेड किंगडम के, वो फॉरेन सॉवरेन है। प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, कौन नहीं जानता फ्रांस के प्रेसिडेंट को, तो वो भी एक फॉरेन सॉवरेन है। एम्परर नारुहितो, कौन जापान के, वो भी एक फॉरेन सॉवरेन है, जापानीज सॉवरेन है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कौन बताऊं, इंडिया के, वो भी कौन है? फॉरेन सॉवरेन है। तो ये इनको कहा जाता है फॉरेन सॉवरेन, जो कि हेड ऑफ द फॉरेन लैंड होता है। समझ में आ रहा है ना? उनको हम लोग नहीं पकड़ सकते। एंड उसके अलावा एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स भी, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे द स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है। द स्टेजेस ऑफ क्राइम, कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसके अलग अलग स्टेजेस होंगे जरूर।
सबसे पहला स्टेज होता है क्रिमिनल इंटेंशन, जिसको हम लोग कहेंगे मेंस रिया। क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब क्या होता है सर? क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब होता है, देखो कोई भी क्राइम करने से पहले तुम्हारा सबसे पहले जो दिमाग में चीज आएगा, जो सबसे पहले चीज जन्म लेता है तुम्हारे मस्तक पे, वो होता है इंटेंशन। वो होता है तुम्हारा इंटेंशन। वो होता है तुम्हारा इंटेंशन। इंटेंशन को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया जिसको हम लोग कहते हैं मेंस रिया। ठीक है, इसको ये एक लीगल टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं लीगल टर्म। क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब होता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है क्रिमिनली इंटेंशन होना। तो कोई भी, सुनो अच्छे से, कोई भी एक्ट में अगर तुम्हारा मेंस रिया है, तब जाके वो भारतीय न्यायिक संहिता, सुरक्षा संहिता जो है BNSS के अंडर, देखो ना, जो कि हमारा पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, BNSS के अंदर जो है उसका प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, वो क्राइम है अंडर BNSS क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन अगर वो मेंस रिया है ही नहीं, अगर मेंस रिया नहीं है, अगर नो मेंस रिया, तो याद रखना BNSS के तहत इसको हम लोग एज अ क्राइम नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। पहले एक बार देख लो ये द मेंटल एलिमेंट, देखो ना, द मेंटल एलिमेंट और गिल्टी माइंड, इट इज द कॉन्शियस थॉट और डिजायर टू कमिट द एक्ट। लॉ जनरली डजंट पनिश mere evil thoughts because they are hard to prove. Intention involves will, desire, voluntariness, and bad faith. It can sometimes be imputed, presumed. Example, reckless driving causing death. The driver may not specially intend that, but the law presumes intent due to reckless nature of the act. अब एक चीज मैं तुमको समझाता हूँ, ये सारा चीज तो तुमने कॉमन इंग्लिश है, तुमको समझ में आ ही चुका होगा कि द मेंटल एलिमेंट और द गिल्टी माइंड जो है वही इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्ट को कमिट करने के लिए, क्राइम जो है उसको कमिट करने के लिए। ठीक है, जो उसका कॉन्शियस थॉट रहता है, जो उसको पता है। लॉ जो है ना वो ईवल को पनिश नहीं करता, सिंपल ईवल थॉट्स को पनिश नहीं करता। अगर पकड़ लो, मैं सोच रहा हूं कि अगर यार, अगर पाकिस्तान को हम लोग अपने धरती के अंदर, कश्मीर का जो टुकड़ा है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान भी ले ले तो बहुत ही मजे है, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, लेकिन और हमको चाहिए भी नहीं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके जो पब्लिक है वहाँ पे भाई मेरे, उनका और हमारा लेवल ही अलग है। लेकिन जो पूरा वो अधूरा कश्मीर जो है उसको वो पूरा अगर हो जाए भाई मेरे, कितना मज़ा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सारे सोल्जर्स जो बॉर्डर पे है, ठीक है, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो सब लैंड माइन के नीचे आके एक ही रात में मर जाए। एक ईवल थॉट है ना ये, क्या बताओ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमको, ये तो ईवल थॉट है ना, मतलब ईवल थॉट है ना भाई मेरे। तो ये जो ईवल थॉट है ना वो तो क्राइम नहीं है, उसको तुम पनिश कैसे करोगे? मेरे मन में तो बहुत सारा ईवल थॉट चलता होगा, तुम कैसे पनिशमेंट करोगे? तो उसको पनिश नहीं किया जा रहा है, जो क्राइम तुमने कमिट किया उसके बाद देखा जाता है कि तुम्हारा ईवल थॉट है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ, तुम रास्ते से चल रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, और अचानक से कोई इंसान आके चक्कू से तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने ही वाला था, तुमने देख लिया। ठीक है, तुमने उसको मतलब ऐसे खाते खाते देख लिया उसको, और तुमने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, तुम्हारे ये जो भेलपुरी खा रहे थे, भेलपुरी वालों के पास एक और चाकू था जिसको हम लोग कहते हैं नाइफ, उससे तुमने उसको मार दिया। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में तुमने उसको मारा, सेल्फ डिफेंस में, समझ में आ रहा है, सेल्फ डिफेंस में मारा। तो तुमने जो उसको सेल्फ डिफेंस में मारा तो ना, वो मरा तो ना, या फिर उसको चोट तो पहुंचा ना। तो ये किस लिए किया? क्योंकि तुम्हारे मन में ईवल थॉट था क्या? नहीं ना, तुम तो अपने आप को बचा रहे थे। तो इसलिए ईवल थॉट को पकड़ना, इसको समझना और इसको ढूंढ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है पनिशमेंट के लिए। अगर तुम्हारे अंदर ईवल थॉट था ही नहीं तो तुमको पनिश क्यों करें हम? तुम तो अपने आप को बचाने के लिए उसको मार डाले। समझ में आ रहा है ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखियो। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, जो अब नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो कि ये अब BNSS है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता है, इसमें
क्राइम तभी माना जाएगा, पनिशमेंट तभी मिलेगा अगर तुम्हारा मेंस रिया है, तभी जाके मिलेगा, क्योंकि ये सीरियस वाला क्राइम है ना। यहाँ पे अगर तुमने अनइंटेंशनली कोई चीज कर दिया, तुम्हारा कोई इंटेंशन था नहीं लेकिन हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग पनिश नहीं करते, मतलब सीरियस पनिशमेंट देते नहीं, छोटा मोटा कुछ फाइन वाइन ला के छोड़ देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके छोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे भी छोड़ा जाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन सिविल जो मैटर होते थे ना, सिविल सिविल प्रोसीजर कोड जो हम लोग देखते थे, जो हम लोग सिविल प्रोसीजर हम लोग ने देखा नहीं अभी, लेकिन वो जो देखेंगे ना सिविल एक्ट में, तो जब सिविल का कोई भी एक्ट है वो पनिशेबल तब होता है अगर मेंस रिया है तब भी, मेंस रिया नहीं है तब भी। तो मेंस रिया जो है ना, जो ये ईवल माइंड होता है, गिल्टी माइंड होता है, ये ढूंढ निकालना सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट है, सिविल प्रोसीजर में नहीं। सॉरी, हाँ सिविल प्रोसीजर में नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर में तुमको जो है ये ढूंढना पड़ता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब तो बताओ कि सर वो जो पॉर्श वाला गाड़ी जो आके हिट कर दिया और बेचारे लोगों को मार दिया रास्ते पे, सर वो अगर बताए कि मेरा इंटेंशन तो था नहीं, अब उसको उसका इंटेंशन था कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा क्योंकि वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, इससे पता चलता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता था रास्ते पे कौन चल रहा है नहीं चल रहा है। वो हम लोग इस प्रकार से ढूंढेंगे कि तुम्हारा इंटेंशन था कि नहीं। तुम्हारा शायद ही इंटेंशन ना हो किसी को मारने के लिए, लेकिन तुम जो रैश ड्राइविंग कर रहे थे उससे पता चलता है कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग जो करते थे तुम, जो जिसके कारण डेथ होता है। तो द ड्राइवर मे नॉट हैव स्पेशली इंटेंडेड दैट, मतलब उसने स्पेशली सोचा नहीं होगा कि कोई मर जाएगा या फिर किसी को मार देंगे, बट लॉ प्रिज्यूम करता है कि उसका इंटेंशन था क्योंकि वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था। रेकलेस ड्राइविंग नेचर का उसका एक्ट था, रेकलेस एक्ट था, उसको फर्क नहीं पड़ता था। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये होता है क्रिमिनल इंटेंशन, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर में ही इंपॉर्टेंट होता है, ढूंढ निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके तुमको पनिशमेंट मिलता है। फिर है प्रिपरेशन। अच्छा, सिंपल चीज तो मैंने यहाँ पे तुम्हारा एक्स्ट्रा ही तुमको समझा दिया, जो तुमको बाद में समझाना था वो मैंने यहीं पे समझा दिया, लेकिन टेंशन नहीं है। हम लोग सीख रहे क्राइम का स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है मेंस रिया का आना, क्रिमिनल इंटेंशन होना। दूसरा होता है एक बार इंटेंशन आ गया फिर प्रिपरेशन तो करेंगे ना भाई, हम लोग प्रिपरेशन तो करेंगे ना, प्रिपरेशन करेंगे ना। तो अरेंजिंग द मीन्स और मेजर्स नेसेसरी टू कमिट द क्राइम, ठीक है, वो सारा सामग्री जो है वो आप जो है नेसेसरी जो चीज़ें हैं, सामग्री क्राइम करने के लिए वो अरेंज कर रहे हो तुम, वो होता है प्रिपरेशन। जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, वो पनिशेबल होता नहीं है, बिकॉज इट्स हार्ड टू प्रूव कि वो प्रिपरेशन कर रहा था। हार्ड, इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव। और ऑब्वियसली मेंस रिया भी बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करने के लिए, लेकिन इसलिए हम लोग उसको, ये देखो ना, दे आर हार्ड टू प्रूव। तो मेंस रिया भी, तो तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंशन है उसको भी पनिशेबल नहीं है, प्रिपरेशन है उसको भी पनिशेबल नहीं है। ये पनिशेबल कब होता है? जब तुम पकड़े जाते हो। जब तक तुम पकड़े नहीं गए तब तक तुमने तो क्राइम थोड़ी किया है। दुनिया में 90% लोग जो है ना वो क्राइम करके निकल जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। समझ में आ रहा है? तो लोग सोचते कि वो उन्होंने क्राइम किया ही नहीं। एक्सेप्शन देखो, प्रिपरेशन इज पनिशेबल फॉर एवरी सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस में प्रिपरेशन पनिशेबल होता है। इवन प्रिपरेशन इज पनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से एरिया है या फिर वो कौन से टाइप ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें पनिशेबल नेचर का वो प्रिफरेंस होता है, वो प्रिपरेशन होता है। सबसे पहला होगा वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन करना, वॉर डिक्लेयर कर देना। काउंटरफिटिंग कॉइन्स एंड स्टैम्प, ठीक है, कॉइन्स एंड स्टैम्प्स को तुम काउंटरफिट करो। काउंटरफिट मतलब सर, काउंटरफिटिंग कॉइन्स एंड स्टैम्प का मतलब होता है ना फेक पेपर बनवाना। पकड़ लो, तुम कॉइन्स एंड स्टैम्प्स का फेक पेपर बना के, स्टैम्प का फेक पेपर बना के तुम लैंड का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। तो स्टैम्प्स एंड कॉइन्स का डुप्लीकेट बनाना, फेक बनाना, वो होता है, उसका प्रिपरेशन करना भी क्या है बताओ? पनिशेबल है। फिर आता है नेक्स्ट, प्रोसेसिंग काउंटरफिटिंग कॉइन्स, ऑब्वियसली फॉल्स वेट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। फॉल्स वेट मतलब बताओ ना, फॉल्स वेट मतलब? फॉल्स वेट मतलब जो हम लोग मेजर नहीं करते वेट, हाँ वो फॉल्स बनाना। वो अगर तुम फॉल्स बना रहे हो तो अगर तुम वे जो मेजर करते हैं 5 kg का अगर कोई चीज है तो ऊपर में लिख रहे हो तुम 5 kg, लेकिन वो है ही सिर्फ 3 kg का,
तो भैया आते जाते रोजमर्रा की जिंदगी में कितना फ्रॉड होता होगा फिर इस वेट से, क्योंकि सब्जी वाला तो इसी वेट का यूज करके सब्जी देता है। तो ये सारे फॉल्स वेट, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, काउंटरफिटिंग कॉइन्स। फिर देखो नेक्स्ट, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब डुप्लीकेट बनाना डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। डुप्लीकेट भी नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि फॉर्ज्ड मतलब क्या होता है कि फॉर्ज्ड मतलब इलीगल वाला चीज, ठीक है। फॉर्ज्ड मतलब तुमने जो पेपर बनाया वो नकली पेपर है, वो असली पेपर नहीं है, ठीक, क्रिएट किया तुमने। प्रिपेयरिंग टू कमिट डकॉइटी, अगर तुम डकॉइटी कमिट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारा आ जाता है तुम्हारे पनिशेबल नेचर में, जो कि तुम्हारा प्रिपरेशन ही है। तुमने अभी तक कमिट नहीं किया लेकिन तुमने प्रिपेयर कर रहे हो तुम, तो तब भी तुमको पनिशमेंट मिलेगा। ये सारा जो है बीएनएस में रिकॉर्डेड है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा अटेम्प्ट, तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है अटेम्प्ट, मतलब करना, करना, लास्ट में अकम्प्लिशमेंट। अटेम्प्ट तो तुम कर रहे हो, अटेम्प्ट तो तुम कर रहे हो, अब जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, या तो तुम सक्सेसफुल होगे या तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। तो वही है लास्ट वाला स्टेप जो होता है, वो है या तो अकम्प्लिशमेंट या फिर तुमने कमिट किया, या तो तुमने सिर्फ कमिट किया लेकिन अकम्प्लिश नहीं कर पाए। तुमने वो इलीगल एक्ट किया, तुम्हारा जो इरादा था, या तो तुमने अकम्प्लिश किए या फिर तुमने कर नहीं पाए, सिर्फ कमिट किए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये फोर्थ स्टेप होता है तुम्हारा क्राइम का। अच्छा, अटेम्प्ट में क्या लिखा है सर? अटेम्प्ट में लिखा है यही कि द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम आफ्टर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद जो तुम काम करते हो वही होता है अटेम्प्ट। कैटेगरीज है अलग अलग अटेम्प्ट के अंडर बीएनएस, ऑफेंसेस एंड अटेम्प्ट पनिश्ड इनडायरेक्टली इन द सेम सेक्शन। ऑफेंसेस एंड अटेम्प्ट डेल्ट विद सेपरेटली विद डिफरेंट पनिशमेंट, मतलब ये है वेजरिंग वॉर, असल्ट ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इसके लिए। फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, तो इसका जो ऑफेंस है एंड अटेम्प्ट है डेल्थ विद सेपरेटली विद डिफरेंट पनिशमेंट। अगर तुम किसी का पकड़ लो, तुमने सिर्फ अटेम्प्ट किया मर्डर का, मर्डर किया नहीं है पूरा, अटेम्प्ट किया, या फिर तुमने कर दिया, ऑफेंस कर दिया पूरा, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंट पनिशमेंट होगा ना इसी के अंदर। और ये वाला है तुम्हारा ऑफेंस, या तो तुमने किया या फिर तुमने अटेम्प्ट किया, पनिश्ड आइडेंटिकली इन द सेम सेक्शन। याद रखना इसको हम लोग, या तो तुमने, और ये है वेजिंग वॉर, असल्ट ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनके लिए है। याद रखना, तुमने अगर अटेम्प्ट किया या फिर तुमने ऑफेंस कर डाला, दोनों एक नजर से हम लोग देखेंगे, इसको दोनों एक ही मानेंगे। तुम अटेम्प्ट कर, तुमने जो प्रिपरेशन कर रहे हो हम लोग मानेंगे तो तुमने अटेम्प्ट किया ही किया है। अटेम्प्ट किस प्रकार का अटेम्प्ट? वेज ऑफ वॉर, वॉर डिक्लेयर कर देना, प्रेसिडेंट गवर्नर को नुकसान पहुंचा देना। समझ में यार, ये वाला चीज ये हम लोग मानेंगे कि भैया तुम जो ऑफेंस कर रहे हो या फिर कर डाला तुमने, या फिर जो तुमने अटेम्प्ट किया, दोनों एक ही है। लेकिन उसी प्रकार से किसी का अगर तुम मर्डर कर रहे हो तो तुम मर्डर कर देना या फिर अटेम्प्ट करना, दोनों अलग अलग चीज होगा। समझ में आ रहा? दोनों का अलग पनिशमेंट हो, डिफरेंट पनिशमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल मानेंगे हम लोग, वेजिंग वॉर, असल्ट ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर में। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। फिर देखो, स्पेसिफिक अटेम्प्ट मेड पनिशेबल। एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल ऑथोरिटीज, ठीक है। तुम सुसाइड कमिट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कंपेल करने के लिए, ऑथोरिटीज को कंपेल करने के लिए, कोई चीज जो सही नहीं है लेकिन तुम उसको कंपेल कर रहे हो करने के लिए। तो जो तुमने अटेम्प्ट किया सुसाइड का, ये पनिशेबल है भाई, तुम्ही को जेल में डालेंगे क्योंकि तुमने उल्टा सीधा काम तुम कर रहे हो सोसाइटीज को कंपेल करने के लिए। फिर आता है जनरल प्रोविजंस फॉर अटेम्प्ट नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 62 BNS, पनिशेबल with up to half the maximum term of the offense or fine or both। तो कुछ और भी अटेम्प्ट्स है, कुछ और भी प्रोविजंस है फॉर अटेम्प्ट्स नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड, यहाँ पे कवर्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे और भी अटेम्प्ट्स है जिसको हम लोग एज अ अटेम्प्ट मानेंगे। कैटेगरीज ऑफ अटेम्प्ट ही तो देख रहे हैं हम लोग, कैटेगरीज ऑफ अटेम्प्ट बीएनएस के अंदर क्या क्या कैटेगरीज है। बहुत सारे और भी कैटेगरीज है जहाँ पे तुमको पनिशमेंट मिलता है और जो कवर्ड नहीं है, स्पेशली सेक्शन 62 BNS में पनिशमेंट मिलता है हाफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफेंस और फाइन और बोथ। मतलब ऑफेंस करने के लिए अगर तुमने एक्चुअल में वो ऑफेंस कर डाला, उसमें अगर तुमको 2 साल का सजा है, तो तुमने जो अटेम्प्ट किया ना उसके लिए तुमको 1 साल का सजा होगा। अटेम्प्ट करना एंड कमिट कर देना दोनों अलग चीज होता है, इस बात का ध्यान रखना। अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट टू मर्डर,
मर्डर कर नहीं डाला, अटेम्प्ट किया है। तो मर्डर कर नहीं डाला, अटेम्प्ट किया है, इसके लिए तो अलग अलग पनिशमेंट है ही यहाँ पे जो अटेम्प्ट टू मर्डर का है। ठीक है, मर्डर कर डाला तो अलग पनिशमेंट हो सकता है, तुमको कैपिटल पनिशमेंट दे दे, मार डाले तुमको, ठीक है, मृत्युदंड दे दे, या फिर हो सकता है तुमको छोड़ दे, मृत्युदंड ना दे। अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों क्यों मृत्युदंड नहीं दे रहे? क्योंकि तुमने अटेम्प्ट किया, मार थोड़ी ना डाला, तुमने अटेम्प्ट किया था सिर्फ। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और जनरल प्रोविजंस भी हैं जिसमें हाफ ऑफ द जो है टर्म, जो एक्चुअल में ऑफेंस कमिट करने से जो तुमको मिलता था पनिशमेंट, उसका आधा मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। फिर लास्ट में आता है या तो अकम्प्लिशमेंट या तो कमीशन। अच्छा, या तो तुमने सक्सेसफुली कमिट किया या फिर तुमने अटेम्प्ट किया था जो तुमने फेल हो गए, ये दो कैटेगरी आते हैं यहाँ पे। ये खत्म हो चुका है तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्राइम। इसको एक बार रीड कर लेना, हम लोग यहाँ पे क्लास एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग और बवाल तरीके से देखेंगे नेक्स्ट वाला पोर्शन, और लगभग और नेक्स्ट क्लास में शायद मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा डालूं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, या फिर और 2 वीडियो लग सकते हैं, चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन और 2 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे हम। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो बाकी सारे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ चंद चैप्टर्स ही बचे हैं। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।